नमस्कार एंड वेलकम बैक। बिहार के अंदर एक मास्टर क्लास दिखाई दी। इलेक्ट्रल मैथमेटिक्स कैसे चलता है, एक ग्रेट पैराडॉक्स है जो बिहार ने दिखाया। एंड वी हैव सीन समथिंग इनक्रेडिबल। आरजेडी जो है सबसे ज़्यादा जीत वोट्स आरजेडी को पड़ी हैं परसेंटेज वाइज, मोस्ट वोट्स। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सीटें हारा है वो आरजेडी हारा है। अब आप में क्वेश्चन आएगा ये पॉसिबल कैसे है। आज ब्रेकडाउन करेंगे भारत का बिगेस्ट इलेक्ट्रल मिस्ट्री, और आज की जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपको शॉक कर देगी, क्योंकि आप इतना सा क्लोज थे लूज करने के। दोबारा बोल रहा हूँ, इतना क्लोज थे लूज करने के। 2024 में भी सत्ता आपके हाथ से निकल रही थी, और अगली बार आप लकी नहीं रहेंगे, क्योंकि डेमोग्राफी को अब बुरी तरह से चेंज किया जाएगा। आपकी जो जीत है वो 0.5% एक्स्ट्रा वोटों से हुई है। कितना? 0.5%। और अगले 5 साल में वो 5-6% डेमोग्राफी को और चेंज करने के बाद आपको हमेशा के लिए सत्ता से बाहर कर देंगे। अब बात करते हैं नंबर्स की। आरजेडी को वोटें मिली 23% वोट शेयर, 23% पूरे बिहार का, मैक्सिमम बाय एनी पार्टी। और सीटें आई 25, जबकि बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 20% था, लेकिन उनकी सीटें आई हैं 89। अब आप खोलेंगे यार मैथमेटिक्स कहीं मैच नहीं कर रहा, और इसी बात को जो ऑपोजिशन है वो रो रहा है कि जब हमारा वोट शेयर ज़्यादा था हमारी सीटें क्यों नहीं आई हैं। तेजस्वी यादव की जो पॉपुलैरिटी है वो किसी और से ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा थी, किसी और की इससे ज़्यादा थी ही नहीं। लेकिन एनडीए के पास 202 सीटें, वो आ कैसे गई? और जो ग्रैंड अलायंस है उसका वोट शेयर एनडीए से ज़्यादा होने के बाद भी 35 सीटें रह गई। इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी हमेशा सरप्राइज करती है। और इसीलिए ऑपोजिशन रो रहा है आज कि मैच फिक्स था, सारी वोटें बीजेपी को पड़ गई, जबकि ऐसा नहीं है। वोटें इनको ही पड़ी हैं, आरजेडी को और कांग्रेस को, परसेंटेज वाइज, लेकिन सीटों में वो कन्वर्ट कर नहीं पाए। अब आते हैं नंबर। अब अगर अंडरस्टैंड करते हैं इस पैराडॉक्स को, पहले आते हैं वोट शेयर का मतलब क्या है। टोटल वोट्स जो पूरे बिहार में पड़ी हैं उसको जब हम डिवाइड करते हैं कि टोटल जो वोट्स पड़ी हैं पूरे बिहार में और आपकी पार्टी को कितनी वोट्स पड़ी, तो परसेंटेज निकलता है। आरजेडी को पूरे बिहार में मैक्सिमम वोट्स पड़े 23%, हाईएस्ट। लेकिन कैच क्या है कि जो इलेक्शंस हैं वो ओवरऑल परसेंटेज की वोटिंग के ऊपर नहीं जीते जाते। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका क्या वोट शेयर था उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी वो एक बैटल ग्राउंड है, ओवरऑल युद्ध का मैदान नहीं है ये। आरजेडी कंपैरेटिव था हर जगह पर, कहीं पर जीत गया, कहीं पे बहुत क्लोज था। और ये वैसे ही है कि आपके 49% मार्क्स आए और दूसरे के पास 51 है, तो 51 वाला जीतेगा। और जो एनडीए था उसने स्वीप कर दिया। यही मास्टरी है अमित शाह की और उनकी टीम की। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड टू आरजेडी। पहली बात, मुसलमान वोटों को डिवाइड कर दिया गया, उसके बाद में आऊँगा कि किसने क्या क्या इसमें तड़का लगाया जिसके कारण ये सारा काम हुआ है। लेकिन आरजेडी की डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम क्या थी? पहली बात, आरजेडी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ जोड़ा। आरजेडी ओनली प्लेड द गेम एट 143 सीट्स, और वो बहुत जगह पर वो स्ट्रांगली लड़े भी, सेकंड प्लेस पर आए या रिस्पेक्टेबल थर्ड प्लेस पर। लेकिन सेकंड आने पर आपकी जीत नहीं होती है, इसीलिए वोट परसेंटेज ज़्यादा होने के बाद भी सीटों में काउंटिंग नहीं हुई। अब आते हैं कि क्लासिकल केस कि जो वोट स्प्रेड हुए वो कैसे हुए। पहली बात, अब बीजेपी को देखिए, उन्होंने 101 सीटों पे लड़ाई करी, पिछली बार 110 पे थे। यानी कि उन्होंने अपनी जो फोकस है उसको कॉन्सेंट्रेट कर दिया अपने रिसोर्सेज वाली लाइन पे। जो विनेबल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उन्होंने उसको टारगेट किया। रिजल्ट, लोअर वोट शेयर, लेकिन सीटें हायर आई हैं। इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। उन्होंने नंबर्स के ऊपर काम नहीं किया, एफिशिएंसी पे काम किया। पॉपुलैरिटी जहां नहीं थी वो लड़ाई नहीं। अब दूसरा, एलाइज। आरजेडी के जो एलाइज हैं वो कंप्लीटली कोलैप्स कर गए। कांग्रेस 60 सीटों पे लड़ी, 61 पर 6 जीती है। लेस देन 10% का सक्सेस रेट है। CPIM, CPIML, CPI, किसी को ले लीजिए, मुकेश साहनी को ले लीजिए,
ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि एक भी जीत लेके नहीं आ पाए। और जब अलायंस फेल करता है तो आपका जो ड्रीम है कि मैं सीएम बन जाऊंगा वो भी टूट जाता है। टोटल अलायंस 35 सीटों पे निपट गया। अब एनडीए का देखिए आप, 89 बीजेपी, जेडीयू 85, चिराग पासवान 19 और बाकी के भी दो दो चार चार करके वो ले गए। हर पार्टनर ने डिलीवर किया है। रीजन, बीजेपी ने 3 फ्रंट का वॉर शुरू कर दिया जिसने तेजस्वी यादव को हर्ट किया है। 3 फ्रंट वॉर में अब बीजेपी को हरा नहीं सकते। ओवैसी ने पहले तो स्प्लिट किया मुसलमानों को वोटों का, फिर प्रशांत किशोर आ गए, उन्होंने कैंपेन किया पूरा अपोजिशन को डिवाइड करने के लिए और खुद मैदान से भाग गए। जब देखा कि मेरा काम हो गया है, ही डिड कॉन्टेस्ट। और कांग्रेस है उसने कॉन्टेस्ट भी किया सेपरेटली कुछ रीजन्स में जहां पर आरजेडी जीत सकती थी। कांग्रेस को लगा हम जीतेंगे, उन्होंने वहां पर भी मुसलमान वोट को डिवाइड कर दिया। जो एंटी एनडीए की वोट थी वो मुसलमानों की, वो सारी फ्रेगमेंट हो गई और मल्टीपल जो कैंडिडेट्स थे वो सेम वोटर को वो चेज कर रहे थे, जिसके कारण एनडीए को फेस ही नहीं करना पड़ा कोई ओपोनेंट अपने आप को ही अपोज करते रहे। इसीलिए जो पहला फेज था उसी में जीत पता लग गई थी, जीत किसकी हो रही है। ये इलेक्ट्रल सुसाइड था जो अपोजिशन ने करा ये सोचकर कि बड़ा कौन। तेजस्वी बोला मैं बड़ा, राहुल कहता मेरे से बड़ा तो कोई पैदा हुआ ही नहीं आज तक। तो इसलिए इस चक्कर में वोट शेयर बढ़ने के बाद भी वो हार गए। अब आते हैं विनिंग फॉर्मूला क्या था। विनिंग फॉर्मूला दिया एनडीए ने। भाई वेरी स्ट्रेटेजिक सीट एलोकेशन किया गया, एक एक सीट के ऊपर मेहनत करी है, किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, वो काम किया। फिर जो एलाइज रखे वो स्ट्रांग रखे, जो डिलीवर कर सकते थे। टारगेट दिया गया मुझे इतनी सीट चाहिए तुम्हारे से। वोट बैंक को कॉन्सेंट्रेट किया गया, आरएसएस को मैदान में उतारा गया। यूनिफाइड मैसेज था पूरे के पूरे एनडीए का, जबकि ग्रैंड अलायंस का पॉपुलैरिटी स्कैटर्ड थी, जो स्ट्रेंथ थी वो डिवाइडेड थी और जहां पे जीत सकते थे वहां पर भी हार का मुकाबला करना पड़ा या फेस करना पड़ा। रीजन बीइंग कोई एजेंडा था ही नहीं। बोल दिया सबको हम जॉब देंगे, जब पूछा गया कब दोगे कैसे दोगे तो पहले फेज के बाद बताएंगे, पहले फेज के बाद सेकंड फेज आ गया इसके बाद बताएंगे। इलेक्शन खत्म हो गए, कोई एजेंडा नहीं। राहुल गांधी का तो पता ही कुछ नहीं था, वो तो जाकिर नायक के साथ हलाला करवा रहा था मलेशिया में बैठकर जब यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं। ये है भारत की डेमोक्रेसी, जहाँ पर हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन बोलता है मैं डेमोक्रेसी को बचाने के लिए मैं जाकिर नायक जैसे धूर्त को, रावण को मिलने जाऊँगा। और यहाँ पर ये डेमोक्रेसी ऐसी है जहाँ पर मैक्सिमम वोट शेयर देने के बाद भी एक पार्टी जीरो हो जाती है और दूसरी पार्टी जिसके पास सिर्फ 20% शेयर था, मार्केट शेयर या परसेंटेज ऑफ वोट्स, वो जीत जाते, सारी सीटें ले जाते हैं। और मार्जिन देखिए, पिछली बार अगर बीजेपी को 19.5% वोटें मिली थी, इस बार 20 मिली हैं, सिर्फ 0.5% का फर्क पड़ा है। दैट्स इट। आपका फ्यूचर अब 0.0 पॉइंटों में अब गिनती होनी शुरू हो गई है। आपके एक एक दो दो बच्चे हैं, बिहार में उन्होंने 20-20 बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए जो अगले 5 साल में वो वोटिंग में आ जाएंगे। यानी कि आपकी ग्रोथ 10%, उनकी 200%। कैसे बचाएंगे बिहार को अगली बार? एंड दिस इज वेयर, इसको बोलते हैं वोट लैंड। बिहार को पूरे भारत में डेमोग्राफी वो या वोटिंग को वो चेंज कर सकते हैं। बिहार के और यूपी के ये 2 स्टेट्स ऐसे हैं। और जो बिहार में हमने देखा वो मास्टर क्लास थी इलेक्ट्रल मैथमेटिक्स की, जो इस बार बीजेपी ने जीती है। लेकिन अगली बार क्या आप जीत पाएंगे? 0.5% इज योर फेलियर या सक्सेस का परसेंटेज। अगली बार वो इस परसेंटेज को वो तहस नहस करके छोड़ देना उन्होंने। ऐसे ही नहीं है, बांग्लादेशियों को इतना सपोर्ट किया जा रहा है डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, क्योंकि पहली बात तो वो आएंगे 1 लाख, वो आके यहाँ पर 20 लाख पैदा कर लेंगे। वैसे भी राहुल गांधी ने बोला था कि मुसलमान जो हैं, वो मुसलमानों को ही बोला था 1 साल में वो 52 बच्चे पैदा कर सकती हैं, यानी कि हर एक हफ्ते 1 बच्चा पैदा कर लेती हैं वो। इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, प्लीज़ थिंक डीपली। सिस्टम जो है वो फेयर है, लेकिन कंट्री में जो सिस्टम है वो अनफेयर है। डोंट यू फील देयर इज समथिंग टू बी डन ऑन दिस? कि जिस तरह से वो टेक ओवर करते जा रहे हैं, इस बार तो आप जीत गए, अब भांगड़े डाल रहे हैं 0.5%।
दैट इज़ द ओनली थिंग विच हैज सेव्ड यू, 0.5%। और इस बार अगर कहीं हिंदू कंसोलिडाइड नहीं हुआ होता तो ये जीत दोबारा से रावणों के हाथ में चली जाती, और उसके बाद बिहार का क्या हाल होता मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सोचा भी चाहता नहीं हूँ। प्लीज़ थिंक अबाउट इट, व्हाट हैपेंड। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।